तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो गए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम डेट क्या है और एग्ज़ाम को मतलब मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे आप इस एग्ज़ाम में। और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं तो उस बारे में इसमें बात करेंगे कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2024 में सीजीएल दिया था लेकिन उसमें मैं रह गया था, तो मैं अब फिर सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में एनटीपीसी भी दूंगा। तो इसके चलते मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको एनालिसिस करना चाहिए मॉक टेस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करें कि जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है एस्पेरेंट महेश नाम से, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपके लिए बेनिफिट क्या है कि इसमें डाउट ग्रुप है जो पब्लिक है, मतलब आपके चैट्स का मतलब कोई भी आपके जो भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो उसका कोई भी बंदा रैंडम उसका आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ से, मतलब सभी पब्लिकली चैट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हम बात करें कि मेनली हमारा सबका टारगेट यही होता है ग्रेजुएशन बेस वालों का कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के लिए कि हमें स्टेशन मास्टर बनना है। तो उसमें स्टेशन मास्टर की बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है और जिसमें बेसिक पे है 35,400, यानी कि लगभग आपकी 50-60 हज़ार तनख्वाह तो है इसमें, और अदर बेनिफिट्स सभी आपको मिलेंगे। और रेलवे की एक वन ऑफ द हायर पोस्ट है ये स्टेशन मास्टर की है जो। उसके बाद हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी मतलब मैं भी अच्छे से डिस्क्राइब करके सभी चीज़ों को देखकर तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ हो सकती है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ का एक अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जान लेते हैं कि इतनी इतनी तक रह सकती है तो उससे हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। या जैसे भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं वहाँ पर एक टारगेट मिल जाएगा कि भाई इतने मॉक इंक्रीज़ करना है, इतने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पिछले कुछ साल का डाटा देखा था कि जिसमें मतलब 2021 में और 16 में कि क्या कट ऑफ रही थी एनटीपीसी के लिए। तो वहाँ से मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है कि जो मेरी ही अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या क्या है। चंडीगढ़ जोन में अगर आपके 80 से 82 तक नंबर बन रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में तो आप एक सेफ स्कोर समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और इसमें +-3 आप जोड़ के मतलब ऐसा एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतने तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ऐसे ही जैसे ओबीसी में 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस 72, और इनका मुझे अब कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि इनकी कमी चली जाती है पोस्ट ज़्यादातर। और फिर अजमेर जोन का भी कुछ ऐसा ही डाटा जो आप देख सकते हैं इसमें। मुंबई जोन का फिर ऐसे ही है। ये मैंने 3 ही जोन को प्रेफरेंस दी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म इन्हीं जोन से भरे जाते हैं। तो इनका मैंने आपको एक मोटा सा आइडिया दे दिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है इनके बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और नेक्स्ट हम बात करें कि एग्ज़ाम डेट के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी अलग से, जिसमें मैंने सब बताया था कि एग्ज़ाम डेट आगे क्यों स्किप कर दी गई है या फिर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा और क्यों अब दोबारा से मतलब एग्ज़ाम को आगे सरकाया गया था, फॉर्म रीओपन क्यों हुए थे, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं बात करें कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई तक एक्सपेक्ट है, क्योंकि मतलब जून के लास्ट वीक या फिर 1 जुलाई से मान कर चल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होने के चांसेज है। और इसमें हम फॉर्म क्लोज की डेट, क्योंकि जो फॉर्म रीओपन हुए थे वो कुछ ऐसी कैटेगरी में जो मतलब 4 से 5 अदर कैटेगरीज थी, तो उनको एससी में मतलब फॉर्म भरते थे वो पहले, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुसार उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया था, तो वहाँ से रीओपन फॉर्म हुए हैं उस वजह से। और उन फॉर्म की क्लोज डेट है अब 1 जून तक तो आपके फॉर्म ही क्लोज होंगे। तो इससे एक हम आइडिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ तक तो ऐसे अप्रोक्स देखे तो कि 1 मंथ तक तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट ही 1 जून है, तो लगभग 1 जुलाई तक तो आपका एग्ज़ाम ऐसे ही आगे स्किप हो गया है। तो इसमें 1 जुलाई को एग्ज़ाम हमें देखने को मिल सकता है कि 1 जुलाई से हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं अगर मान के चले तो, यानी कि अभी भी ओवरऑल माने तो हमारे पास लगभग 60 दिन तो है ही, जिसमें हम अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम मॉक टेस्ट लगाएं या कुछ भी मतलब मॉक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और मॉक में मार्क्स तो इंक्रीज़ करेंगे ही, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। फिर हम बात करें कि मॉक टेस्ट में मतलब कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। सबका यही क्वेश्चन रहता है, कमेंट में आते हैं कि कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए हमें मॉक टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ये मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करें और स्कोर कैसे इंप्रूव करें। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मॉक टेस्ट को एक प्रॉपर एनालिसिस वे के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे एनालिसिस करता हूँ, तो उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप मेरे मार्क्स यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो इसमें सबका डाउट तो यही था कि सभी बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इसमें मॉक टेस्ट की बात करें तो आप तकरीबन अगर मान के चले तो हमारे पास 60 डेज़ है, लगभग 50 से 60 दिन लगा लो कि हमारे पास अभी भी 50 से 60 दिन है।
तो इनमें 50 से 60 दिन में हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अगर डेली भी एक एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे 50 मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी हो जाएंगे। और अगर हम ऐसा करें कि पहले कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएं, तो इससे हमारे मॉक भी ज़्यादा लगेंगे और स्कोर भी उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि हम साथ साथ में इसमें रिवीजन करते रहेंगे। जैसे अगर मान के चलो कि आप अगर 15 से 20 दिन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप साथ में मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो 20 मॉक टेस्ट तो आपके वही हो जाते हैं कि 20 मॉक टेस्ट तो वही हो गए। फिर आपके पास बचते हैं लगभग 30 दिन, तो 30 दिन में अगर आप 2-2 मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो वहाँ से आपके 60 मॉक टेस्ट के तकरीबन हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल मान के चले तो 70 से 80 तक आपके मार्क्स मॉक टेस्ट लग जाएंगे, जिससे एक स्कोर भी अच्छा बूस्टअप होगा और आपको भी अपनी पढ़ाई में उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब बात करें कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे कोई भी ऐप है, टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, या द पंडित्स है, RWA है, एग्जामपुर है, या टेस्ट रैंकिंग है, कोई भी ऐप है जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाएं। हो सके तो अलग अलग ऐप से भी मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि कई बार अलग अलग मतलब वो एक लेवल दे देते हैं कि उसमें ईजी लेवल था तो उसमें हार्ड था, ऐसे तो हमें हर टाइप की प्रिपरेशन करनी है, तो इस करके मतलब कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जो भी आपको मिले। और नेक्स्ट करें कि मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, उसके बारे में आपको आगे डिटेल में बता ही दूंगा, और स्कोर कैसे इंप्रूव करें ये मैं अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो तभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि भाई मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इसमें देखें कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब बेस्ट वे क्या है और बेस्ट अप्रोच क्या रह सकती है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने के बारे में, कि किस तरह से हमने मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको वही तरीका बताऊँगा कि इसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना होता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एनालिसिस करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ डे बाय डे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें आपको एक ये टेबल बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है, मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है आपको, थोड़ा मतलब एक पेज पर पूरे पेज पर बना लेना है। उसमें आपको लिखना है कि रीजनिंग, स्टार्टिंग में रीजनिंग मतलब ऊपर लिखना आपको राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्ट, मतलब जितने आपके रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जितने राइट जाते हैं और जितने अनअटेम्प्ट रहते हैं उन सबको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है रॉन्ग और यहाँ पे लिखना है अनअटेम्प्ट, क्योंकि राइट के लिए हमारी अप्रोच यही, क्योंकि हमारे राइट गए तो हमें वो आते ही थे, तो वही अप्रोच थी बस उसकी। तो इसमें फिर लिखना है कि रीजनिंग, रीजनिंग के नीचे, रीजनिंग के आगे लिखना है यहाँ पे कि रॉन्ग आपके कितने गए हैं और राइट कितने गए हैं। मान लो कि रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो ऐसे लिखना है कि 2 रॉन्ग हुए हैं। और राइट की बात करें तो हमारे हो गए मान लो 27 और एक हमारा अनअटेम्प्ट रह गया था। तो अब जितने ये जो इसमें 2 रॉन्ग हुए हैं इनको हमें यहाँ पे लिखना है कि मतलब किस फॉर्मूला से हमारे रॉन्ग हुए हैं। जैसे कि एक मान लो कि नंबर सीरीज़ का हमारा रॉन्ग हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर सीरीज़, और एक और दूसरा मतलब कोई भी टॉपिक आपका जो यहाँ पे मतलब रॉन्ग हुआ था वो क्वेश्चन का लिखना है। और फिर यहाँ पे अनअटेम्प्ट में आपका जो अनअटेम्प्ट हुआ है वो मतलब किस फॉर्मूले का बेस था वो वहाँ पे लिखना है। जैसे वो नंबर सीरीज़ का था मान लो, तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ लिख देना। ऐसे ही आपको फिर मैथ के लिखने हैं और फिर जीके के। जैसे मान लीजिए कि मैथ में हमारे अगर 5 गलत होते हैं और 25 करेक्ट हो जाते हैं, अनअटेम्प्ट 0 रहते हैं, तो अनअटेम्प्ट में कुछ नहीं लिखना फिर। और यहाँ पे जो रॉन्ग हुए हैं उनका फार्मूलाज में जैसे 1 2 3 ऐसे 5 करके फार्मूला लिखना है कि इस फार्मूले के मतलब इस चैप्टर के हमारे रॉन्ग हुए हैं मैथ में। ऐसे फिर आप जीके कर सकते हैं कि जीके का भी लिख लीजिएगा। जैसे चैप्टर अगर आपके आर्टिकल में गलत होते हैं तो आर्टिकल लिख दीजिएगा कि आर्टिकल में एक रॉन्ग हुआ है, इतने अनअटेम्प्ट रहे हैं। ऐसे बेस्ट अप्रोच रहती है, क्योंकि जी इससे हम बार बार देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आज आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपके गलत हुए और आपने यहाँ पे लिख लिया, फिर उस हिसाब से आप उसको तैयार कीजिए कि जैसे नंबर सीरीज़ का गलत हुआ था तो कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो नंबर सीरीज़ में गलत ना हो आपका। और जो अनअटेम्प्ट रहा था उसमें भी आप ऐसे ही करना है कि जो अनअटेम्प्ट था मतलब जिस फार्मूला का है जिस चैप्टर का, वो वहाँ से वो फार्मूला उसको रिवाइज़ कर लेना एक बार और कुछ क्वेश्चन लगा के देख लेना, और फिर नेक्स्ट टाइम वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग, जैसे मैथ में जो आपके रॉन्ग हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री का रॉन्ग हो गया और एक जियोमेट्री का रॉन्ग हुआ है और एक मान लो मेंसुरेशन, मतलब तीनों एडवांस के रॉन्ग हुए हैं, तो एडवांस की अच्छे से क्लास लगा ली है आपको पहले। अगर वो क्लास लगाने के बाद फिर आपको ये जो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा अटैम्प्ट करके देखना है कि ये क्यों रॉन्ग हुए थे, मतलब किस फार्मूला बेस थे ये। क्योंकि अगर आपका वो फार्मूला अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसे करके, तो फिर आप उस फार्मूले को भूलेंगे नहीं और वो आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पे गलत हुआ था तो ऐसे मैंने सॉल्व किया था फिर उसको। तो ऐसे ही आपको इसमें मैथ में अप्रोच रखनी है कि जो चैप्टर आपके रॉन्ग होते हैं मतलब गलत होते हैं जिसमें से क्वेश्चन, उनको आपको अच्छे से एनालाइज करके और यहाँ पे मतलब नोट डाउन करके फिर अपना एक बार रिवीजन करके किसी भी क्लास से या कोई भी PDF वगैरह जो आपके नोट्स वगैरह है उनसे फार्मूला बेस वो रिवाइज करके आपको इनको प्रिपेयर करना है। और ऐसे ही अनअटेम्प्ट, अगर आपके अनअटेम्प्ट रहते हैं तो उनको भी सेम इसी वे से आपको मतलब इसी वे से आपको एनालाइज करना उसको भी जो अनअटेम्प्ट रहते हैं। ऐसे ही जीके की बात करें,
जीके में लगभग ज़्यादातर ऐसा होता है कि जीके में हमारे 10, 15, 20, 25 इतने ही नंबर बन पाते हैं। तो वो उसमें कुछ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं कई बार, और कई बार ज़्यादा ठीक भी हो जाते हैं, और अनअटेम्प्ट भी काफ़ी सारे रह जाते हैं जीके में। तो जीके का तो यही है कि जितने आपके करेक्ट होते हैं, मतलब आप अगर उसमें करेक्ट मतलब जितने आपके राइट होंगे जीके के, वो क्यों राइट होंगे, क्योंकि आपको या तो फिर वो आते हैं या फिर आपने कोई एलिमिनेशन मेथड लगाया था उस वजह से, क्योंकि तुक्के बक्स तो एक दो ही क्वेश्चन ठीक हो पाता है अगर होता है तो। और जितने ज़्यादा मतलब जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन होंगे और या अनअटेम्प्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे एक एक करके आप उनको भी नोट कर लीजिएगा, रॉन्ग में और अनअटेम्प्ट में। फिर आप उनको देखना है कि कहाँ से आपके गलत हुए हैं, कौन से चैप्टर से आपके मतलब थोड़ा वीक है जो चैप्टर, वहाँ से उसको कवर करना है अच्छे से। ऐसे ही आपको एक टेबल बना लेनी है पूरी एक पेज पर, और आपके लगभग मतलब मान के चलिए कि आपके पेज पर लिख कर उसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं कि बार बार आपको नोट डाउन ना करना पड़े। तो उससे आप ये ऐसे राइट रॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे अनअटेम्प्ट, तो आपका अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि रीजनिंग में मतलब प्रॉपर हर एक चैप्टर वाइज हम इसमें बात करेंगे कि अलग अलग कैसे इन चैप्टर्स को हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हम क्या करना है कि मतलब एनालाइज रॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उनको एनालिसिस करना है। उनको आप कैसे एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आपको रीजनिंग के मतलब मान के चलो कि यहाँ पर पहले नोट करना है कि भाई अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो एक नंबर सिस्टम का गलत हुआ है, तो दूसरा मान लो कोई भी कैलेंडर का गलत हो गया या कुछ भी, ऐसे आपको नोट करना है। और फिर उसके फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है कि क्या इस मतलब क्यों रॉन्ग हुआ है आपका, क्या फार्मूला की आपकी कमी थी और क्या आपका वीक था, उस करके आपको मतलब ऐसे आपको रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालिसिस करते जाना है। फिर उसमें जो फार्मूला क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी क्लास लगानी है, मतलब जिस भी आपके फार्मूला क्वेश्चन गलत हुए हैं उनकी एक क्लास लगा लीजिए। जैसे कि इसमें मान के चलें कि मान लो हमारा नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो वहाँ से नंबर सीरीज़ में भी तरह तरह के फॉर्मूले होते हैं। लगभग नंबर सीरीज़ भी आपकी 12 से 13 फार्मूला बेस होती है, मतलब 12-13 टाइप की होती है। तो वहाँ से आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक है या कोई भी जिसमें आपको टाइप वाइज दिए हो, वहाँ से आप उस टाइप को क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। या फिर आप कोई भी क्लास लगा लीजिए, जिससे कि किसी टीचर ने अलग अलग अगर करवा रखी है तो वहाँ से आप क्लास लगा लीजिएगा। बाकी मैं बता भी दूंगा कि किसकी क्लास लगाना बेटर रहेगा जी रीजनिंग के लिए। फिर हम बात करें कि रीजनिंग का मतलब सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। जब आपके फॉर्मूले बेस मतलब आपके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर, आपको लगता है कि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाना है, जिससे अगर आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो इससे आपका उतना ही ज़्यादा स्कोर बूस्टअप होगा। और अगर इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर इसी तरह टेबल बनाकर लिख लीजिएगा, वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं उनको दोबारा से रिवाइज करना है और फिर से सेक्शनल मॉक लगाना। मतलब जितने हो उसके आप उतने सेक्शनल मॉक भी लगाइए साथ में, क्योंकि रीजनिंग के लिए हम एक बार प्रैक्टिस अपनी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस को हम ढीला छोड़ देते हैं कि भाई रीजनिंग तो हमें आता ही है, मैथ आता है तो रीजनिंग तो ऑब्वियस हम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन होते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, तो जिसमें पता नहीं चलता कि क्या पता कहाँ से गलत हो जाए। करके आपको मतलब रीजनिंग का अच्छे से रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट वे यही है। या फिर आप अगर फुल मॉक लगाते हैं, मतलब इसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाना, जिसमें स्कोर आपका इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फुल मॉक लगाते हैं तो उसका भी अगर रीजनिंग का मतलब आपका स्कोर अच्छा रहता है तो फिर तो आपके लिए कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि आपका स्कोर इंक्रीज मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या कुछ ऐसा। अगर अच्छा स्कोर रहता है तो रीजनिंग में फुल मॉक टेस्ट में, और इसमें अगर आपका स्कोर कम रहता है तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर इसमें बूस्टअप होगा रीजनिंग में। और नेक्स्ट की ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले गलत हो रहे हैं, जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में कि ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले गलत होते हैं, जैसे वो कथन निष्कर्ष वाले कि उसको सच मान कर वो निष्कर्ष पे पहुंचना में, उस वाले गलत होते हैं। तो उसके लिए क्या करें, एक साहिल तिवारी सर है, उनकी आप यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं इसकी स्टेटमेंट की। मैंने भी उनकी क्लास लगाई थी, वहाँ से एक बेस्ट अप्रोच मिल गई थी कि कैसे इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, लगभग 2 घंटे की है। तो अगर आप उसको 2x पे करके देखेंगे तो वो 1 घंटे में आपकी खत्म हो जाएगी क्लास। वहाँ से आपको अच्छे से अप्रोच मिल जाएगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे राइट करना है, और फिर वहाँ से आपके ठीक होने लग जाएंगे। जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला, अगर 3 क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट के तो कोई एक ही क्वेश्चन अब गलत होता है, मतलब कम चांस है अब भी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले मेरे ठीक होने लगे हैं। मैंने साहिल तिवारी सर की क्लास लगाई थी, तो वो क्लास आप ले सकते हैं और वहाँ से आप अपने स्टेटमेंट वालों को भी ठीक कर सकते हैं। और फिर है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मतलब उतना ही ज़्यादा करेक्ट होंगे। रीजनिंग में भी यही है कि हम ऐसे समझ के कि हमारा ये क्वेश्चन ये मतलब रीजनिंग सब्जेक्ट तो हमारा अच्छा ही है, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं तो रीजनिंग तो ऑब्वियस अच्छा ही होगा। लेकिन कई बच्चों का हो भी जाता है, लेकिन कईयों का रह भी जाता है, क्योंकि अगर रीजनिंग में ही आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो आपके एक मतलब एनटीपीसी के स्कोर को डाउन ले जा सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन में भी थोड़ी ज़्यादा अड़चन हो सकती है। क्योंकि रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है कि अगर 30 में से 30 आपके ठीक हुए तो आपके चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे सेक्शनल मॉक लगाएंगे या फिर फुल मॉक लगाएंगे, वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मैथ के बारे में कि मैथ को हम कैसे एनालाइज करेंगे। मैथ के बारे में हम बात करें कि सबसे पहले मतलब राइट डाउन करना है रॉन्ग क्वेश्चंस को एक अलग नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट सेव कर लेना अपने फ़ोन में। अगर आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखते हैं अपना तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चंस का जो आपके रॉन्ग हुए हैं उनको आप सेव रख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, या फिर आप कोई एक नोटबुक लगा लीजिए, वहाँ पे आपके रॉन्ग क्वेश्चंस ही नोट कर लीजिए या फिर उसके क्वेश्चंस के फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। वहाँ से आप ऐसे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस का। और फिर उन रॉन्ग क्वेश्चन का एक ऐसे ही टेबल बनाकर, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल तो ज्योमेट्री के मेंसुरेशन कोई भी, तो वहाँ पर नोट कीजिए और फिर साइड में मतलब लिखिए कि फॉर्मूला किस फॉर्मूला बेस से रॉन्ग हुए हैं। ऐसे करके आप इनको रॉन्ग क्वेश्चंस को भी करेक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और अनअटैम्प्ट क्वेश्चंस के लिए भी यही सेम तरीका है कि जैसे या तो नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा कि मेरे ये अनअटैम्प्ट रह गया था या मैंने ये नहीं किया, तो फिर इसको भी आप यहीं पर लिख कर इसी टेबल में कि आपके कौन से अनअटैम्प्ट रहे हैं, मतलब किस फॉर्मूला के, वहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें कि जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगता है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक ही अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर आप साइड में देखें कि एक करेक्ट का ऑप्शन आता है, एक इनकरेक्ट का, एक ओवर टाइम का। जो ओवर टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं मैथ में खासकर, वहाँ से आपको उनको एनालाइज करना है कि आपको उनमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा है। जैसे मैं भी एनालाइज करता हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि करेक्ट का, फिर इनकरेक्ट का और फिर ओवर टाइम का ऑप्शन आता है। वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इतने क्वेश्चंस हमारे ओवर अटैम्प्ट रहे हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज कर लेना है कि क्यों आपके इन अटैम्प्ट हुए, क्या अप्रोच हो सकती थी। वहाँ पर उनका सोल्यूशन भी दिया होता है। कई बार हमारे सोल्यूशन से वो सोल्यूशन हमें बेस्ट लगता है कि ट्रिकी अप्रोच के साथ दिया होता है, तो वहाँ से आप उसको भी कर सकते हैं कि जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना लगे अगली बार नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व करने। फिर नेक्स्ट बात करें कि मैथ की जो बुक आपके पास है रिवीजन के लिए, उससे बार बार प्रैक्टिस करनी है और इतना करनी है कि क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं वो एग्ज़ाम में आए तो आपके रॉन्ग ना जाए। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बुक से रिवीजन करनी है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, मान लो किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर किसी भी और पब्लिकेशन की या किसी भी टीचर्स की बुक है जिससे आप अपने रिवीजन के क्वेश्चन आपको मिले हैं, कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। अगर हो सके तो आपके पास बुक होनी चाहिए, तो टाइप वाइज बुक होनी चाहिए कि जिसमें सभी टाइप दिए हुए हों, हर एक चैप्टर वाइज टाइप वाइज दिए हुए हों। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस करना, मतलब आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग 600-700 क्वेश्चन तो लगभग मिल ही जाते हैं हर चैप्टर के। तो अगर आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे एक भी। और नेक्स्ट बात करें कि यूट्यूब से जो टीचर आपको बेस्ट लगे उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ या फिर उनकी PDF सॉल्व कर लो अगर रिवीजन अच्छे से कर ली है तो। ये तब है कि अगर आपने रिवीजन कर ली है, एक बार आपने कंसेप्ट किया, सिलेबस किया दोबारा से, मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो आप यूट्यूब से कोई भी टीचर का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं मैथ का। और या फिर उनकी PDF होती है, जैसे वो टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से आप उनकी PDF से उनको सोल्व कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप मतलब PDF से भी करने का एक अपना बेनिफिट रहता है, क्योंकि आपको पहले मतलब सॉल्यूशन नहीं दिखता तो आप खुद ही उसके पास मतलब जाने की अप्रोच लगाने की, बेस्ट अप्रोच लगाने के ट्राई करते हैं, जिससे आपके मतलब आपके दिमाग में वो रह जाता है कि भाई मैंने यहाँ तक जा सकता था, मैंने ये सब सोचा था इस क्वेश्चंस के लिए, फॉर्मूला के लिए। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ना आए तो यूट्यूब से आप इनकी क्लास देख लीजिएगा, जिस भी टीचर का आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं वहाँ से आपको वो टीचर सॉल्यूशन करा ही देगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब कुछ प्रैक्टिस सेट पूरे कर लें तो नए टीचर से प्रैक्टिस सेट लगाओ। मतलब अगर आप किसी भी एक टीचर के लेते हैं प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मान लो गगन प्रताप सर है, जैसे आप उनके कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर उनके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए तो फिर किसी और टीचर के पास चले जाइए, मतलब किसी और टीचर के प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्योंकि ऐसे टीचर्स को मतलब स्किप करने में भी है, क्या पता एक टीचर ने को थोड़ा लेवल इजी रखा हो तो एक क्या पता मॉडरेट रख देता है। तो इस करके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आपका मैथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और सभी बच्चों का यही डाउट रहता है कि हम मैथ के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व होंगे कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। फिर इसमें बात करें कैलकुलेशन के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। एक आपकी कैलकुलेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन ही मतलब थोड़ी स्लो है तो वहाँ से आपको टाइम उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे ये टाइम NTPC के लिए तो फिर भी मान सकते हैं कि थोड़ा सही है, लेकिन CGL के लिए तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन NTPC में भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम होगा तो हम उतना जीके के भी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। इसमें बात करें कैलकुलेशन के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे मोहित गोयल सर की भी बुक है इंस्पेक्टर चालीसा, ये कैलकुलेशन के लिए बुक आती है, वो ले सकते हैं। या फिर किसी भी ऐप से आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स वहाँ पर मतलब ऐप में वो मॉक टेस्ट डाल देते हैं, मतलब कैलकुलेशन का मॉक टेस्ट बना के वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। लेकिन हो सके तो कोशिश करना है कि डेली एक कैलकुलेशन का एक टेस्ट लगाओ, जिससे कि आपको मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी। और कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो तो वहाँ से आपको सभी कैलकुलेशन के टाइप पता चल जाएंगे, कैसे कैसे मतलब कितनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना होता है।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी कैलकुलेशन होगी और उतना ही ज़्यादा आप मैथ में स्कोर बूस्टअप कर पाएंगे। फिर आगे वही है कि चैप्टर मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि जैसे रीजनिंग में बताया था मैंने कि सेक्शनल मॉक लगाने हैं, वैसे ही मैथ में है कि आपको चैप्टर मॉक लगाने होंगे। क्योंकि इसमें पहले चैप्टर फिर सेक्शनल और फिर फुल मॉक लगाना होगा। क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, एक चैप्टर कराते हैं कि आज इसके PYQ या फिर कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उसमें आप चैप्टर मॉक लगाइए कि जिससे आपके चैप्टर मॉक लगाने से आपके मतलब वो चैप्टर तो क्लियर होता रहेगा साथ साथ में, और जो पिछले चैप्टर आपने किया है उसके भी साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। जैसे डेली मतलब 20-20 क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा उसके पिछले। और फिर इसके बाद कि सेक्शनल मॉक कि चैप्टर मॉक लगाने के बाद आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। सेक्शनल मॉक कैसे लगाएंगे कि मतलब अगर चैप्टर मॉक हो गया अपने मतलब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या फिर कुछ रह जाता है तो आप साथ में ही सेक्शनल मॉक शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेक्शनल मॉक शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको एक फुल मॉक टेस्ट के जैसा ही फील होगा कि जिससे आपके मतलब हर एक टॉपिक वाइज हर एक मतलब क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन सभी टॉपिक में से, तो वहाँ से आपका और अच्छा स्कोर बूस्टअप हो जाएगा आपका फुल मॉक टेस्ट के लिए। फिर आपको उसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाना है मैथ का, वहाँ से आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे अगर आप ये सब करते हैं जो मैंने ऊपर बताया था सारा। अगर आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे मैथ में फुल मॉक टेस्ट में, वो आपको पता चल जाएगा। ये था हमारा मैथ का कि मैथ में आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने बताई है तो इससे आपका ऑब्वियस मैथ का स्कोर इंक्रीज़ होगा। और अगर ना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई मेरा मैथ का स्कोर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल जैसा आपने बताया था ऐसा ही किया है। ऐसा कोई भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम पे मैं PDF डालता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करें कि जीके की, जिसका सबसे ज़्यादा डर रहता है सभी बच्चों को कि जीके में क्या होने वाला है, जीके में क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, और अगर आया भी है क्या पता हमें ना आए, करंट अफेयर आ जाए या कुछ भी, मतलब सबके बारे में बात करेंगे इसमें। तो हम जीके में बात करेंगे मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन करो। जिस भी भाई का मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक कि अब तो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि अब तो NTPC का एग्ज़ाम की मतलब ऐसे डेट मान के चले तो एक्सपेक्टेड डेट थी कि 1 जून को एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अभी 1 जून के बाद मतलब 1 जुलाई तक डेट चली गई है कि 1 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ से मतलब आपका सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा सभी ने, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक था। फिर अब रिवीजन ही कर रहे होंगे और साथ में मॉक लगा रहे होंगे, और मॉक में मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे होंगे ऑब्वियस है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। आप रिवीजन में जितनी कमी रखोगे उतनी मॉक टेस्ट में मार्क्स कमाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि रिवीजन। अगर आप जीके में रिवीजन नहीं करते हैं तो इससे आपके मॉक टेस्ट के स्कोर में भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा स्कोर, और फिर एग्ज़ाम्स की तो बात ही क्या करें अगर आप रिवीजन नहीं करके जाते हैं तो इसमें आपको अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाते हैं तो मतलब पहले आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन कर लेना, कम से कम 2 बार रिवीजन करो। जैसे कि आपने कोई बैच से नोट्स बनाए हैं, वहाँ से नोट्स से आप रिवीजन कर लीजिए, या फिर आपने अगर कोई नोट्स से मतलब कोई बैच से वगैरह से मतलब नोट्स नहीं तैयार किया, अपने वैसे ही क्लास लगा ली, क्योंकि कई सोचते हैं कि जीके है यार, जीके तो पढ़ने से या सुनने से ही रिवाइज हो जाती याद हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, और मैंने भी अपने हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोट्स बना रखे हैं, जैसे हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के। तो मैं भी ऐसे ही अपने नोट्स से रिवाइज़ करता हूँ, और 2 बार रिवीजन करनी है। वो कैसे करें, जैसे एक बार आप अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लीजिए, अगर उससे आपको अगर लगे कि भाई अच्छे से रिवाइज़ नहीं हुआ तो एक बार और नोट्स ही कर लीजिए। अगर लगे कि एक बार में ही आपको अच्छा खासा रिवाइज़ हो गया है तो फिर आप उसके बाद कोई भी बुक है जैसे किरण पब्लिकेशन की लूसेंट बुक, या और भी कोई भी बुक आती है, जैसे ब्लैक बुक भी आती है शायद जीके के लिए, तो वहाँ से आप जीके को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, वो मैटर नहीं करता इसमें। आप उसको मतलब रिवाइज़ कर सकते हैं 2 बार नोट्स से और अपनी बुक से। और फिर बात करें कि जो नोट्स आपके पास हैं या जो बुक है सिर्फ पहले उसको कंप्लीट करो। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके पास नोट्स बनाए हैं आपने, या फिर आपके पास कोई बुक है, अगर आपके पास मान लो बुक भी नहीं है, अकेले नोट्स है, तो आप उस नोट से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक से ही रिवीजन करनी होती है एक बार। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स है और आप उसके नोट्स को आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि 10,000 बार प्रैक्टिस करी हुई मतलब एक बुक ही एक अच्छा रिजल्ट दे देती है, 1000 बुक को एक बार रिवाइज़ करना वो अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पाती। तो ऐसे ही अगर आपके पास नोट्स है तो आप अपने नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, 2-3 बार जितना हो सके नोट्स रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से रिपीट होते हैं। अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, या फिर आपके पास मतलब किसी भी इशू है कि कम नोट्स बनाए हैं, मतलब कम मटेरियल है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी बुक की मतलब उसकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बात करें कि रिवीजन करने के बाद यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जैसे कि यूट्यूब पर सभी टीचर्स के प्रैक्टिस सेट आते हैं कि एग्ज़ाम के चलते, जैसे अब NTPC का एग्ज़ाम है तो लगभग सभी टीचर्स के NTPC के लिए प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, तो वहाँ से आप रिवीजन करने के बाद मतलब अपने यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं किसी भी टीचर्स का।
और फिर या फिर PYQ लगा ले, कोई भी आपके पास बुक है या फिर किसी भी टीचर्स की PYQ सीरीज चली हुई है यूट्यूब से, या फिर आपको कहीं भी जैसे भी मिलते हैं PDF वगैरह मिलती है, जैसे आप सेटिस्फाई हो तो वैसे आप अपना PYQ लगा सकते हैं वहाँ से, जिससे स्कोर इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको इससे पता चल जाता है कि PYQ में कैसा था और फिर आपके साथ में रिवीजन है तो आपका स्कोर यहाँ से यहीं से बूस्टअप होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसी पॉइंट से यहाँ पे आपका स्कोर बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर है कि PYQ ज़रूरी है करने रेलवे के। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई PYQ करने से क्या होगा, वो तो पिछले साल आ लिए हैं, अब की बार कुछ नया ही आएगा या कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि सभी वही देखते हैं कि भाई PYQ क्या है। जैसे SSC की बात करें तो SSC में तो लगभग 50% 60% रोल PYQ का रहता है, कि क्या पता वहीं से एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार में। मतलब ज़रूरी है कि PYQ, क्योंकि अगर देखें तो सभी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। या कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो या फिर कोई मतलब डॉक्टर लाइन का हो, जैसे नीट वगैरह का, इनका यहाँ पे भी आपको PYQ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और टीचर्स कराते भी है PYQ। तो वहाँ से आप PYQ लगा लीजिएगा जहाँ भी आपको मिले, या कोई बुक मिले तो वहाँ से PYQ और प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ सेक्शनल मॉक भी लगाओ। जैसे आप अपनी रिवीजन कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद आप PYQ या फिर प्रैक्टिस सेट लगाते हो यूट्यूब से, तो वहाँ से आपको साथ में सेक्शनल मॉक भी लगानी है। सेक्शनल मॉक आपको ऐप पर मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या मतलब कोई भी, सभी सेक्शनल मॉक लगा डाल देते हैं, तो वहाँ से आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं साथ साथ में, क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, कि आपको देखने को भी मिलेगा साथ में कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो कमी कहाँ रह रही, तो उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर इसमें बात करें कि GK में चैप्टर मॉक टेस्ट लगाना आपकी इच्छा है, मतलब सेक्शनल मॉक भी बेस्ट है, क्योंकि आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर ली है। मतलब इसमें GK मैंने जैसे रीजनिंग में और मैथ में बताया था कि आपको चैप्टर मॉक लगाने होंगे, उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपको चैप्टर मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूले रहते हैं, तो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले पता चल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि सेक्शनल मॉक भी बेस्ट है, सेक्शनल मॉक ही बेस्ट है, वो GK में बेस्ट है सेक्शनल मॉक, क्योंकि GK में आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई अब हिस्ट्री का अलग मॉक टेस्ट लगाएंगे, ज्योग्राफी का अलग, या फिर पॉलिटी का अलग लगाएंगे। जिसमें आपको सेक्शनल मॉक ही बेस्ट रहता है, क्योंकि आप एक बार रिवीजन करते हैं, फुल रिवीजन करते हैं, तो वहाँ से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट ही बेस्ट रहेगा इसमें लगाना, क्योंकि उसमें आपको मतलब सभी चैप्टर्स के मिक्स मॉक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप सेक्शनल मॉक ही इसमें प्रेफर कीजिएगा, और अपनी रिवीजन करने के बाद फिर है कि जो क्वेश्चन सेक्शनल मॉक में गलत हुए हैं उन टॉपिक की दोबारा रिवीजन करो, आगे टेस्ट में करेक्ट होने चाहिए। जैसे कि जो भी आपके सेक्शनल मॉक लगाते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि टेबल बनाकर वहाँ पर नोट करना है कि ये मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं इन चैप्टर से या इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट के। वहाँ से आपको उनको नोट डाउन करना है कि क्या क्या आपके मतलब कि किस वजह से आपके रॉन्ग हुए हैं, और जो आपके अनअटेम्प्ट रहे हैं साथ में वो भी अनअटेम्प्ट वाले भी आपको नोट करने हैं कि क्यों अनअटेम्प्ट रहे थे, किस वजह से अनअटेम्प्ट रहे, फिर उनको एनालिसिस करना है, और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है कि आपका मतलब क्यों अनअटेम्प्ट रहा, आपको कहाँ नहीं आ रहा था क्वेश्चन, या कहाँ आपके वीक रह गए थे थोड़े। फिर उसके बाद कि फिर फुल मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैंने बताई है, इसकी मान लो, या फिर किसी भी आप सब्जेक्ट की मान लो, जैसे रीजनिंग और मैथ की, तो उसके बाद ही आपके फुल मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे, और ये ऑब्वियस है बात कि आपके मार्क्स इंक्रीज ज़रूर होंगे अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि इससे इतनी बार अब मैंने प्रैक्टिस की है, 3-4 बार यहाँ रिवीजन कर ली, पीछे रिवीजन कर ली, प्रैक्टिस सेट से पहले रिवीजन कर ली, PYQ से पहले रिवीजन कर ली, सेक्शनल मॉक लगाने से पहले रिवीजन कर ली, तो ऐसे करके हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन हो जाती है, और इससे हमारे फुल मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज ज़रूर होंगे। तो लास्ट में हम बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेरी एक ही क्वेश्चंस की रहती है, और सभी की यही कमेंट आते हैं कि भाई अगर मतलब GK में भाई 15-20 ही सही हो रहे हैं, मतलब 15-20 तक ही स्कोर रह रहा है, तो क्या करें उसके लिए। काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन मतलब यही क्वेरी है कि 15-20 तक ही मार्क्स बढ़ रहे हैं, या इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, या फिर अटैम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं तो रॉन्ग ज़्यादा चले जाते हैं, तो मार्क्स नहीं बढ़ पाते। मतलब सभी के साथ भाई ऐसा ही होता है कि 10-20-25 इतने ही रह जाते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं इंक्रीज़ होता, इससे डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये मेरे साथ भी होता था कि मेरे मार्क्स भी इतने मतलब एक बार तो ज़्यादा चले गए, अगर 25 तक पहुंच गए, 30 तक, फिर क्या पता नेक्स्ट में मेरे 20 आ जाएँ या 22 आ जाएँ, ऐसा होता था। लेकिन अब मेरे साथ कुछ मतलब काफ़ी अच्छा होने लगा, क्योंकि मैंने जो आपको ये ऊपर बताया था सारी ऐसे ही रिवाइज़ कर रहा हूँ, और मैं साथ में मैंने GK के लिए अभी पॉलिटी भी रिवाइज़ करनी स्टार्ट कर दी है, किरण पब्लिकेशन की बुक से ही रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि उसमें 1 लाइनर बुक थी तो मैंने इसे किया रिवाइज़, पॉलिटी स्टार्ट की है। तो ऐसे ही आप भी कोई मतलब रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए अपने साथ साथ में, और मार्क्स उससे ही इंक्रीज़ होंगे आपके। अगर 10-20-25 ऐसे ही मार्क्स आते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा ऊपर जो बताया रिवीजन करेंगे तो वहीं से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और नेक्स्ट है कि मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं कोशिश करें कि वही अटैम्प्ट करें। आपको सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि आपको जितने क्वेश्चन मतलब आप जिस पे मतलब 100% श्योर हो तो पहले वही कीजिए।
मतलब आप 100, 90, 80 चले जाइए, जैसे 80% तक भी आप श्योर होते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है इसका, तो वहाँ से आप चले जाइए और वहाँ से आप उसको क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसमें श्योर नहीं रहते तो आप उनको अनअटेम्प्ट मत कीजिए, मतलब अटैम्प्ट मत कीजिएगा। या फिर अगर एक ऑप्शन है कि या 2-3 ऑप्शन, मतलब एलिमिनेशन ऑप्शन का, जैसे ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए या तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो फोर्थ मिल ही जाएगा। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छा मतलब आइडिया मिल सकता है। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो आप 2 में से कोई भी एक तुक्का लगा सकते हैं जिस पर आप मतलब कि 40-60% श्योर होते हैं। तो ऐसे आप उस क्वेश्चन उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और उसको टिक कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि 20% 40% का रिस्क नहीं लेना होता। जैसे कि हमें लगे कि हम एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं या फिर हम 2 एलिमिनेट कर दिए लेकिन हम उसमें भी श्योर नहीं है जो 2 ऑप्शन बचे हैं, तो वहाँ से ऐसे कोई तुक्का के बक्स आपको चलना नहीं होता कि तुक्का लगा देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि क्या पता तुक्का तो कई बार ठीक रहता है और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में कोई मतलब ऐसे तुक्के के बक्स तो कोई चल ही नहीं सकता कि भैया आपके तुक्के लगाएं और आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएं। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है ऐसे। मतलब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके आते हो वही अटैम्प्ट करें स्टार्टिंग में, तो फिर उसके बाद 2 एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करें कि भाई 2 एलिमिनेट कर दिए तो उन 2 में से हम करेक्ट कर लें। या फिर आपको जो मतलब 60% 70% ऐसे लगता हो तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं, अगर आपको श्योर हो तो आप भी हाँ इनमें से ये हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि हम ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है सभी डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में तीनों सब्जेक्ट का एनटीपीसी को टारगेट करते हुए। और जितने ज़्यादा दिन इसमें बचे हैं, मतलब मान के चले तो 50 to 60 डेज़ है, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैं भी एक बार रिवीजन कर रहा हूँ दोबारा से, और फिर उसके बाद साथ में मॉक लगाना और फिर बाद में डबल मॉक कर देना, जैसे दिन में 2। मैं कभी कभी अभी भी लगा लेता हूँ, ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी रिवीजन हो चुकी है तो आप अभी से 2 मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपके जितने भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लग जाएंगे। और साथ में आप जो मॉक टेस्ट ऐप में दिए होते हैं या फिर जो आप मतलब लाइव आते हैं वो लाइव वाले भी लगा सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो या इस वीडियो से नई सॉल्यूशन मिल पाया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर डाउट ग्रुप है, तो वहाँ से आप अपना कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मुझे जब भी समय लगता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ आपका। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।